जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस डेवलपमेंट की जो आने वाली एक सदी के लिए भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख देने वाला है। आज हम बात करेंगे भारत के द्वारा जो अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट रखा हुआ है कि हमें 2030 तक 100 गीगावाट की ऊर्जा नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करनी है। तो उसी की दिशा में बढ़ते हुए भारत सरकार का ये जो अगला कदम है ये है 30 गीगावाट का खावड़ा के अंदर गुजरात में, जो इसका लोकेशन है वो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, इंडिया। और इसकी जो अपनी पावर क्षमता है वो है 30 गीगावाट की। अब देखिए 100 गीगावाट हमें चाहिए और भारत सरकार ये नॉन फॉसिल फ्यूल से 100 गीगावाट की आवश्यकता को पूरा करने वाली है। इसका जो साइज है वो है लगभग 538 स्क्वायर किलोमीटर। 538 स्क्वायर किलोमीटर का सीधा सा मतलब है कि अगर आप फ्रांस का जो पेरिस है उसके लगभग 5 गुने से ज्यादा बड़ा ये एरिया कवर करे हुए है। अगर हम मैंने जैसा कि आपको बात बताई कि इसकी जो पावर कैपेसिटी होगी वो लगभग 30 गीगावाट की होने वाली है। और साथ ही साथ में भारत सरकार का जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, भारत सरकार है, मैंने बताया कि पीपीपी मॉडल पर है। तो इसके अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा कि भारत सरकार के जो पीएसयूज हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है वो इन्होंने काम करा है इसमें मिलकर के। और साथ ही साथ में इसका जो टोटल कॉस्ट है यानी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें इसमें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो कि आने वाले समय में ये 2030 तक हमने जो बोला है कि लगभग हमारी ऊर्जा आवश्यकता का 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस दिशा के अंदर ये किस तरीका का एक जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि भाई वास्तव में देश की जो धड़कन है वो है क्या, तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीका से अपना विचार रख सकते हैं कि देश की धड़कन उसका रोड होते हैं, देश की धड़कन उसकी डेमोक्रेसी होती है, देश की धड़कन उसकी जुडिशरी होती है। तो बहुत सारे लोग हैं भिन्न भिन्न तरीका से बात करते हैं। लेकिन अगर आज हम देखें तो वास्तव में किसी भी देश की जो धड़कन है वो उसकी ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि देश की जो ऊर्जा है अगर वो निश्चित है तो इससे न केवल देश की अपनी जो सुरक्षा है वो तो रहेगी, साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल जो ऑटोनॉमी है वो भी बरकरार होने वाली है। देखिए भारत ने जो इतिहास भारत ने देखा पहले, उससे भारत ने बहुत कुछ लर्न भी किया है। आपको पता होगा, अगर आप 2012 की मैं बात कर रहा हूं, जो समय सरकार जो है कांग्रेस की थी और सुशील शिंदे जो थे वो शायद पावर मिनिस्टर भी थे, यानी कि पावर मिनिस्टर वो थे। और जब बिजली का कट हुआ था तो लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया एक तरीका से ब्लैकआउट हो चुका था, जो मैं आगे आपको इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए ये जो इतिहास है उससे हमने सबक लेते हुए, और दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात है हमने ये बोला है कि लगभग हम 89% जो हमारी डिपेंडेंसी ऊर्जा के लिए या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हो या फिर दुनिया के किसी भी देश पर हो, वो हम डिपेंडेंसी कम करेंगे। अब देखिए अगर आप देखोगे इस वाले टॉपिक पर मैं लगभग 50 वीडियो से ज्यादा बना चुका हूं और मैंने बताया है कि भारत सरकार इससे क्या काम कर रही है कि अगर हम ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमारी जो ऊर्जा आवश्यकता है हम 89% तक कम कर देंगे, तो आपको याद होगा, देखो ये जो सोलर वाला है ये तो है कि भाई सोलर प्लेट्स या फिर सोलर के माध्यम से हम कर रहे हैं। दूसरा हम जो कर रहे हैं वो पवन बिजली से भी कर रहे हैं। तीसरा हम जो कर रहे हैं वो थर्मल पावर से भी कर रहे हैं, सी एनर्जी से भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में कुछ इनोवेटिव तरीका भी है जिसमें आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मैंने आपको बताया था कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट है जो हरियाणा के अंदर लगातार चलाया हुआ है। आपको याद होगा हमने लगभग जनवरी 2026 में एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी हमारे कुछ ऐसे वेल हमें मिले हैं, कुछ ऐसे कुएं मिले हैं जहां से $1 ट्रिलियन तक का हमारे पास में क्रूड ऑयल आ सकता है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि यूपी हो या फिर असम हो, और अभी आपने देखा होगा अशोकनगर वेस्ट बंगाल के अंदर भी इसी तरीका का एक बेसिन जो कि 2018 में ही उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि यहां पर क्रूड ऑयल और साथ ही साथ में कुछ जो एलपीजी एलएनजी जो है उसकी उपलब्धता यहां पर है। तो उसके बाद में आप देखोगे जब 2026 में सरकार बदली है तो वहां पर अब ये कार्य भी शुरू हो चुका है। आपने न्यूज़पेपर में इसके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, और नहीं तो मैं इस पर वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो देखिए एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है वो सीधी हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसीलिए देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं है कि एकमात्र भारत के द्वारा
द्वारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है एक डेजर्ट के अंदर। इतना ही नहीं, देखिए अमेरिका ने भी ये कार्य किया है और दुनिया के बहुत सारे देशों में ये कार्य किए गए हैं डेजर्ट के अंदर इस तरीका का जो सोलर पार्क बनाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सक्सेस उस तरीका से हो नहीं पाए जिस तरीका से उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया था। अगर आप कहते हैं कि भाई भारत का जो ये प्रोजेक्ट है खावड़ा प्रोजेक्ट, आखिर ये सफल होगा क्यों, तो इसके लिए जो इसका नाम में आ रहा है एनर्जी ऑर्गेनिज्म। तो देखिए एनर्जी ऑर्गेनिज्म जो है ना, इसी में इसका सारा का सारा फंडा छिपा हुआ है। अब देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको हमने एक बॉडी की तरह लिया है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर उसका जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे मिलकर के ही एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट को ऐसा साइलोज में बांट कर नहीं देखा है, बल्कि एक यूनिट के रूप में हमने इसे देखा है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने, जैसे इंसान की सबसे ऊपर क्या होती है, स्किन होती है, तो स्किन जो है हमने उसे किससे बराबर किया है, सोलर टेक्नोलॉजी से। तो हमने सोलर टेक्नोलॉजी इसकी स्किन बताई है, जिसके अंदर हमने डबल फेस पैनल, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, यानी कि जो पैनल लगेंगे वो 180 डिग्री पर लगातार सूर्य के साथ साथ अपनी दिशा बदलते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी जो समस्या आती थी वो ये आती थी, जो भी डेजर्ट के अंदर हम सोलर पैनल लगाते थे तो वह सबसे बड़ी दो समस्या आती थी। एक तो सबसे बड़ी समस्या आती थी कि जो सूर्य है जब वो अपनी दिशा बदलता जाएगा तो उस समय पर जो पैनल्स है वो वास्तव में 40 या 30% तक उनका जो आउटपुट है वो कम हो जाता था जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो आती थी कि जो डेजर्ट होते हैं वहां पर उड़ती है धूल, और धूल जब जम जाती है प्लेट्स के ऊपर तो उस समय पर क्या होता है कि जो 30% तक इसका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है, क्योंकि धूल ऊपर जम गया। अब अगर धूप पड़ेगा, ऊपर से सनलाइट पड़ेगा, तो उस तरीका का आउटपुट वो निकालेगा ही नहीं। तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी कि अगर पानी ही होता तो फिर वो डेजर्ट ही क्यों होता, अगर डेजर्ट है तो वो पानी नहीं मिलेगा। तो ये जो दो समस्या थी आज तक पूरी दुनिया के अंदर, आप देखोगे अमेरिका में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, सहारा डेजर्ट के अंदर भी इस प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट उस तरीका से सफल नहीं हो सके जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट से हम आशा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं आशा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को 6 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। 6 पार्ट्स जो कि आप जानते हैं कि पहला पार्ट मैंने बताया जैसे स्किन बता दिया, जिसके अंदर सोलर टेक्नोलॉजी हो गया। तो इसमें क्या कर दिया हमने कि इसका जो डबल फेस है वो कर दिया। डबल फेस के अंदर एक तो क्या करा है कि जो सन है, एक तो ऊपर से जो सन की लाइट आएगी वो डायरेक्ट पड़ने वाली है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट वेवलेंथ। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ जब सीधा सोलर पैनल पर पड़ेगी तो एक तो वो एनर्जी जो कि सामान्य तौर पर आप देखते होंगे, लेकिन एक और इसके अंदर टेक्नोलॉजी बनाई गई है, वो है कि जो लॉन्ग वेव नीचे से ऊपर जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी साइंस के विषय में अगर तो आपको पता है तो आप जानते हैं कि जो सन से सीधी लाइट आती है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है, लेकिन जब नीचे वो अर्थ गर्म हो जाती है तो जब वो जो हीट वापस होती है वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में होती है। तो याद रखना कि यहां से जब ये सोलर पैनल है, इसके इस साइड में ही नहीं बल्कि इसके बैक साइड में भी एनर्जी, ये जो सोलर पैनल है ये एनर्जी आउटपुट देने वाला है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब ऊपर से एनर्जी सनलाइट पड़ेगी तब तो एनर्जी देगा ही देगा, लेकिन जब सनलाइट ऊपर से नहीं है तो जो लॉन्ग वेवलेंथ ऊपर वापस जाएंगी ये उनको भी अवशोषण करके आपको आउटपुट देने वाला है। तो एक तो इसकी ये विशेषता होगी। दूसरा क्या है कि मैंने जैसे कि बताया कि सन के साथ साथ ये क्या करेगा, सूरजमुखी का जो पौधा होता है आपने देखा होगा फूल, तो सूरजमुखी इसीलिए कहते हैं कि वो हमेशा उसका जो मुख है वो सूरज की ओर होता है। आपको पता है ना इस बात का। तो देखिए जब सूरज की ओर जैसे जैसे सूरज बदलेगा वैसे वैसे इसकी दिशा भी बदलती चली जाएगी। इसका कार्य क्या है मैं इसका आपको बताऊंगा, वैसे आगे भी वैसे बताने वाला हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये लगभग 15 मिनट, कितना 15 मिनट फार होगा, आगे होगा हमारे टाइम से। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसको हमने करा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि 15 मिनट बाद सूर्य की जो अपनी लोकेशन है उसके हिसाब से लगातार ये क्या करेगा, चेंज करता हुआ चला जाएगा अपनी डायरेक्शन। तो ये है इसका दूसरा फीचर, यानी कि 180 डिग्री सन ट्रैकर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, तो जो इसको लगभग 180 डिग्री रोटेट करने वाले हैं। दूसरा इसका पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, दूसरा इसका पार्ट है, पहले तो आपको समझ में आ गया ठीक से। और ये जो इम्यून सिस्टम है इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी जो समस्या आती थी वो आती थी वाटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम की। अब भारत के अंदर क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो प्रोजेक्ट असफल होने के यही दो रीजन थे, तो ये भारत के अंदर इनको सॉल्व कर लिया गया है। इसीलिए आप अगर देखोगे इसके अंदर तो वाटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम लगा दिया गया है, तो पानी की कोई जरूरत नहीं होगी। तो जो भी रेत इसके ऊपर जमेगा प्लेट्स के ऊपर उसे आसानी से
साफ किया जा सकता है। और दूसरा आता है सेल्फ चार्जिंग रोबोट, यानी कि जो रोबोट्स होंगे इन्हें चार्ज करने के लिए अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वयं को चार्ज भी करेंगे और वो भी किससे करेंगे, सोलर ऊर्जा से करने वाले हैं। उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है इसकी बोन्स। क्या आती है, बोन्स मतलब हड्डियां, जिसका हमने देखा है स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप इसे रेगिस्तान में लगाओगे, कच्छ जैसे स्थान पर लगाओगे, तो आप समझ लेना कि अगर आपने स्टील या फिर किसी भी धातु का लगाया, कोई भी वहां पर प्रयोग किया, तो उसके अंदर जो कोरोनेशन होता है, जिसे कहते हैं जंग लगना, उसकी प्रोसेस वो धीरे धीरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो है स्टोन कॉलम्स का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि पत्थरों के जो कॉलम है वो बना करके वो लगाए गए हैं, ना कि किसी धातु का प्रयोग किया गया है, ताकि कोरोनेशन रेजिस्टेंस मटेरियल और ऐसे किसी भी मटेरियल का प्रयोग ना करके इसको एक लंबे समय के लिए एक लाइफ दी गई है। तीसरा चौथा जो इसका पार्ट है वो निकल करके आता है इसका ब्रेन। ब्रेन का मतलब जैसे मैंने बताया कि इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा और एआई कंट्रोल ज्यादा होने वाला है। तो देखिए 15 मिनट फ्यूचर प्रेडिक्शन ये करेगा और बता देगा कि 15 मिनट बाद जो सौर की जो ऊर्जा है, यानी कि सनलाइट है, वो सबसे ज्यादा किस डायरेक्शन में होने वाली है। तो ये जो है 15 मिनट पहले ही उसको ऐसे एडजस्ट कर देगा ताकि हमें जो आउटपुट है उसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आए। उसके बाद आता है वेदर और ग्रिड फोरकास्टिंग, जो ये भी सारा का सारा किससे होने वाला है, एआई से होगा। तो वेदर की फोरकास्टिंग हो जाएगी और ग्रिड फोरकास्टिंग इसी से हो जाने वाली है। अब बात आता है इसका पांचवा पार्ट। इसका जो पांचवा पार्ट है उसे हम बोलते हैं इसका स्टोमक, यानी कि इसका जो पेट है, जिसे बोलते हैं एनर्जी स्टोरेज। अब देखिए एनर्जी तो बनेगी, उसको स्टोरेज करा जाएगा लार्ज बैटरी रिजर्वायर्स के अंदर, और ये भी इसके अंदर लगाई गई है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, पूरा एक तंत्र है जो बनाया गया है। हाइब्रिड विंड सोलर लॉजिस्टिक जिसे हम बोलते हैं, वो इसके अंदर लगाया गया है। इसका मतलब है कि दिन में तो सूर्य से ऊर्जा बनेगी और रात के समय में आप जानते होंगे कि जो हवा चलेगी उससे हम विंड टरबाइन से भी ऊर्जा प्राप्त करने वाले हैं। उसके बाद इसका जो छठा पार्ट आता है, जो मैंने हमेशा बताया कि 6 पार्ट है इसके, तो ये आता है आर्टरीज। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर वेन्स और आर्टरीज होती हैं और आर्टरीज के अंदर हमेशा शुद्ध ब्लड जो है वो फ्लो करता है, उसी तरीका से यहां पर जो आर्टरीज है उन्हें हमने बोला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपके पास पावर भी आपने स्टोरेज कर लिया, पावर बन भी गया, अब उस पावर को कहां है, दूर दराज के एरिया में भेजना है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं सब स्टेशन और हाई वोल्टेज लाइंस बनानी पड़ेंगी और ट्रांसमिशन ऑफ द अर्बन सेंटर्स में इसे भेजना पड़ेगा। तो ये कार्य भी लगातार किया गया है और ये जो 6 पार्ट है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो इसके जो 6 पार्ट है ये दुनिया में पहले नहीं थे, इसीलिए जो पहले प्रोजेक्ट अमेरिका में रहे हो या सहारा डेजर्ट के अंदर रहे हो वो असफल हो चुके थे, लेकिन ये पूरा तरीका से सफल होने वाला है। अब देखिए अब बात करेंगे कि ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया कि भाई ये सोलर एनर्जी से हमने 30 गीगावाट यहां से मिल जाएगी, इसके अंदर पीएसयूज भी हैं, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी है, गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है आपका ये आएगा कि इसके अंदर क्या ये सस्टेनेबल है, क्या हमने इसमें सप्लाई चेन, जो हमेशा मैं कहता हूं कि देखिए जब तक सप्लाई चेन में किसी दूसरे पर हमारी निर्भरता अत्यधिक होगी तब हम उसे अपना प्रोजेक्ट तो नहीं कह सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें इसके लिए किसी भी सप्लाई चेन पर हम निर्भर नहीं है, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा कि भारत के द्वारा ये पूरी लड़ाई अमेरिका से लड़कर के कैसे जीती गई है। डब्ल्यूटीओ के अंदर भारत ने वर्षों तक लड़ाई लड़ी है। यही जो सन प्लेट्स हैं, यानी कि सौर ऊर्जा की जो प्लेट्स हैं, इनके लिए अमेरिका ने हमको डब्ल्यूटीओ के अंदर फंसा करके रखा हुआ था, और जब भारत इसमें जीता है तब आप देखिए किस तरीका के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो निकल करके सामने आ चुके हैं। तो देखिए ये जो सप्लाई चेन है, हम इसे समझने के लिए मुंद्रा मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, और अगर मैं इसे बॉडी की तरीका से देखूं तो यही इसका डीएनए है। यानी कि मुंद्रा के अंदर, मुंद्रा पोर्ट आप जानते होंगे, तो मुंद्रा पोर्ट यानी कि हमने वहां पर ये पूरी प्लेट्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहां पर जो भी मटेरियल होगा, ठीक है, एंड टू एंड सप्लाई चेन पूरी तरीका से भारत के अंदर है। इसके लिए ना चाइना पर निर्भर है, ना किसी दूसरे देश पर टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है
जो मैंने आपको अभी बताया है। तो अगर मैं इसे बॉडी की तरह देख रहा हूं तो इसका जो डीएनए है वो कहां है, मुंद्रा मैन्युफैक्चरिंग, मुंद्रा पोर्ट पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाया है वो। तो यहां पर हमारी जो एंड टू एंड सप्लाई चेन होने वाली है, तो जो भी समस्या आएगी उसी तरीका से जो है हम परिवर्तन कर सकते हैं। इन हाउस सिलिकॉन टू पैनल प्रोडक्शन लगातार ये भारत के अंदर है। देखिए हम ऐसा भी नहीं कि सिलिकॉन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, इसके लिए मैं पहले बहुत सारी वीडियो पहले ही बना चुका हूं। लोकल विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग ये उसी मुंद्रा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, और साथ ही साथ फास्ट इनोवेशन फीडबैक लूप्स जो भी होंगे, आप जानते होंगे कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम पहले उसे अल्फा पर टेस्ट करते हैं, इसका मतलब है प्रारंभिक टेस्टिंग होती है, उसके बाद फीडबैक्स जाते हैं कि भाई ये कमी रह गई है। अगर ये सप्लाई चेन अपने देश के अंदर है, ये मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के अंदर है, तो हम उसमें जो कमी होगी उसे जल्दी से नेक्स्ट पैनल्स के अंदर सुधार करके दोबारा से वहां पर लगाएंगे। तो देखिए अगर हम किसी दूसरे देश से मंगाते तो हमारे सामने बड़ा चैलेंज होता, लेकिन अब चैलेंज नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग पोर्ट्स हमारे देश के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग हब ये मुंद्रा मैन्युफैक्चरिंग हब भारत के अंदर है, और फीडबैक तेजी से मिलेगा और हम आसानी से ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत सारी जो समस्याएं हैं आज भी है, ऐसा नहीं है कि ये सप्लाई चेन हो या फिर जो हम कार्य कर रहे हैं ये सारा इतना बड़ा कार्य है 30 गीगावाट का, तो इतना नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो चैलेंजेस आए हैं हमने उन्हें ओवरकम किया है। अब देखिए आप इसके अंदर, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि डेजर्ट के अंदर लगा हुआ है, और डेजर्ट भी आप जानते हैं कहां है, समुद्र के किनारे है, कच्छ वाला जो डेजर्ट है, तो वहां की अपनी एक हॉस्टाइल जो है डेजर्ट एनवायरमेंट है वो तो है, उसको भी चैलेंज किया जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर और सैलाइन सॉइल और डस्ट वहां पर भी है, जिसका मैंने आपको पीछे बताया कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो कर लिया गया है। और उसके बाद आता है रिमोट नो मैंस लैंड एक्सेस एरिया है। देखिए यहां ये जो एरिया है यहां पर पूरी तरीका से ना तो न्यूज़पेपर्स वाले जा सकते, ना ही ये जो मीडिया वाले हैं इनको जो है अभी एक्सेस दिया गया है, ना ही किसी तरीका की कवरेज हो सकती है अभी यहां से, क्योंकि ये अपने आप में देश का भविष्य लिखने वाला एक प्रोजेक्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये अपने आप में एक नो मैंस लैंड के रूप में उभर करके आया है, और मेरा मानना यह है कि ये भारत का भविष्य तय करेगा। और ये जो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और जैसा कि भारत मैंने आपको बताया कि 2030 तक हमारा 100 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल से हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता पूरी करेंगे, और साथ ही साथ में मैंने जैसे कि बताया कि ये हमारी ऊर्जा का 50% होगा। लेकिन भविष्य में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल से 100 गीगावाट यहां से, बाकी हम जैसे मैंने आपको बताया कि टरबाइन से लें या फिर हम जैसे थर्मल हो गया या अलग अलग तरीका के जो नॉन फॉसिल फ्यूल तरीका है उनसे हम एनर्जी बनाएं और अपनी ऊर्जा की आवश्यकता 89% तक हम पूरी करें। और मुझे जो जिस तरीका की अभी जो रिपोर्ट है, मंत्रालय की रिपोर्ट आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार जिस गति से कार्य कर रही है उस गति से बिल्कुल ही हम ये अचीव करने वाले हैं, अपनी 89-90% जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो हम पूरी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इतिहास से सीखा और हमें 30 जुलाई 2012 की वो घटना याद रहनी चाहिए जब पूरा का पूरा भारत एक ब्लैकआउट के अंदर समा गया था और 22 राज्य के अंदर बत्ती गुल हो चुकी थी। 60 करोड़ लोग, दुनिया की 10% आबादी अंधेरे में डूब चुकी थी। 400 ट्रेनें थी जहां तो रुकी हुई थी वहीं पर रुकी खड़ी रह गई थी। दिल्ली मेट्रो ठप हो चुकी थी। और ये डरावना मंजर तो देखने के लिए मिला झारखंड और बंगाल की खदानों के अंदर, जो लोग अंदर फंसे हुए थे, लाइट अचानक से कट जाने की वजह से वो सब के सब रुके रह गए। और यहां पर 200 मजदूर जमीन के अंदर 700 मीटर नीचे फंसे हुए थे, जहां पर वेंटिलेशन की भी कोई भी सुविधा नहीं थी। और देखिए 8 घंटे के अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारी मौतें हुई थी उन्हीं खदानों के अंदर, और देश को लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चंपत लग चुकी थी। ये था कांग्रेस का कार्यकाल और ये थी सारी की सारी घटनाएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये प्रोजेक्ट कहीं सफल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारत के अंदर सफल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखा आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद।